ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक पर जाने से कबल हमने स्पोर्ट्स की खबरें आपकी खिदमत में पेश की और आपको पैकेज दिखाया कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम का ऐलान जो है वो कल चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम करेंगे। जब T20 की बात हो तो अभी श्रीलंका में लंकन प्रीमियर लीग मुनक्किद हुई हाल ही में, और अब इसी तरह की लीग जो है वो T10 लीग जो सिंगापुर में मुनक्किद होने जा रही है, और एक लीग इस वक्त मुत्तहदा अरब अमारात के अबू धाबी में भी जारी है और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी वहाँ एक्शन में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की जो लीग्स हैं उनके इनेकाद से न सिर्फ ये कि खिलाड़ियों को माली तौर पर बड़ा फ़ायदा पहुँच रहा है, बल्कि साथ ही साथ शायकीन क्रिकेट को छक्कों और चौकों की बरसात भी देखने को मिल रही है। लंकन प्रीमियर लीग जो हाल ही में मुनक्किद हुई, क्योंकि इससे पहले जब एक दफ़ा श्रीलंका की जो क्रिकेट लीग हुई थी वो बड़ी तनाज़ात से भरपूर थी, लेकिन इस मरतबा बड़ी स्मूथली ये लीग मुनक्किद हुई। टॉप के क्रिकेटर्स इसमें हिस्सा लिया उन्होंने, और इस लीग को जिस तरीके से इसको आगे की तरफ ले जाने में आईपीजी ग्रुप का बड़ा हाथ है, जिन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टीमों की फ्रेंचाइजेज, दीगर सारी चीज़ें आईपीजी ग्रुप ने की। और हमारे साथ आईपीजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जवाद गुलाम रसूल साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और फिर उसके बाद पैकेज आपको दिखाएंगे। जवाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना मुश्किल काम था, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि पहले श्रीलंका में जो लीग हुई थी उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, और आपने इतने सारे क्रिकेटर्स को इकट्ठा करना, फिर उसकी टेलीविज़न कवरेज और कोविड का ज़माना, कितना मुश्किल काम था? देखिए मेरे साहब, बेसिकली जो ये हमारा लंकन प्रीमियर लीग था, ये एज अ स्केड्यूल जो था वो अगस्त में होना था, बट जैसे कि सारी दुनिया ने पैंडमिक को बड़ी बहादुरी से फेस किया, और इसके अंदर जो हमारी जो टाइमलाइंस थी किसी भी लीग को करने के लिए आपको 1 साल की प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, बट चूँकि ये अगस्त के अंदर होने से लेके और फिर मुख्तलिफ मराइल में कोविड की इशूज़ की वजह से, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, SOPs जो मेडिकल SOPs थे वो ड्राइव ना होने की वजह से, ये लीग जो है वो हर महीने जो है वो आगे की तरफ जाती रही, और एक ऐसी जगह पे पहुंच गई कि जहां पर हमें बड़ा क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ा कि क्या हमें इस साल ये लीग डिलीवर दिसंबर में कराई आप लोगों ने? हमारी ये लीग जो है वो बेसिकली नवंबर में हुई थी और दिसंबर में उसका इख्तिताम हुआ था। ठीक है। तो उसमें ये था कि ये सारी चीज़ें आईपीजी ग्रुप के लिए तनहा करना जो था वो बिल्कुल मुमकिन नहीं था। सही। इसके अंदर जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और स्पेशली जिनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर नमल राजापक्से साहब का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने जो मेडिकल जो सिनेरियोज थे, जो कोविड टेस्टिंग से लेके और सारे SOP यंग से है, मैंने देखा उनको बहुत जी, वो बहुत नौजवान है, खुद जो है वो रग्बी के जो है वो प्लेयर है, श्रीलंका से वो खेलते भी। अच्छा, ये बताएं कोई कंप्लेंट तो नहीं आई जिस तरह पहले श्रीलंकन प्रीमियर लीग जो हुई थी? नहीं सर, किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। जो वहाँ पर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था वो बड़ा सिंप्लीफाई था। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो था वो क्रिकेटिंग कंडीशंस ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस के अंदर हमारे साथ शाना बशाना खड़ा हुआ था। आईसीसी के जो सारे रेफरी पैनल्स थे उनका जो एंटी करप्शन था, रिकॉग्नाइज्ड बाय आईसीसी, सपोर्टेड बाय आईसीसी, 100% जी 100%। तो वो पूरी एक सपोर्ट थी, और उसके अंदर ये था कि हालांकि हमारे जो प्लेयर्स थे इंटरनेशनल, उनको की हमें बहुत सारे प्लेयर्स की कमी महसूस हुई, इंजरीज़ के बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले। क्रिस गेल खेल ना पाए, रसिद मलिंगा जो थे वो नहीं खेल पाए, तो बहुत तमाम चीज़ों के बावजूद मगर उस इम्पोर्टेंट मोहम्मद आमिर खेले, शाहिद आफरीदी, उनका बहुत ज़बरदस्त, बल्कि नाकदीन को उन्होंने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस तरह से उन्होंने आके पहले मैच में ही 50 मारे, तो वो बड़ा खूबसूरत। स्पेशली आजम खान जो थे वो बेसिकली सिर्फ गोइटा ग्लैडिएटर से खेलते थे, तो इस वक्त उनको भरपूर मौका मिला। सही। तो अच्छा, एक और चीज़ कता कलामी होती कि आपने हम्बन टोटा का क्यों इंतखाब किया? श्रीलंका के तो और भी शहर हैं, कोलंबो है, गॉल है, कैंडी है, हम्बन टोटा का क्यों इंतखाब किया? तो बड़ी दूर है, लोग कहते हैं जब जाते हैं रास्ते में बंदर निकल आते हैं, ये बता रहा हूँ मैं आपको, इट्स अ फैक्ट। देखिए, बंदर तो आप मरी और नथिया गली भी जाए वहाँ भी निकल आते हैं, उस इलाके में खास। हाँ, मगर वहाँ के बंदर जो थे वो काफ़ी मुहज़्ज़ब थे। हाँ, मैंने देखा था। अच्छा। देखिए, हम्बन टोटा का इंतखाब जो था वो बहुत रिसर्च के बाद इस तरह से किया गया था कि हम्बन टोटा एक वाहिद रीजन था उस वक्त श्रीलंका का जहाँ पर एक भी कोविड का टेस्ट रिपोर्टेड नहीं था। तो इट्स गोइंग टू, दूसरा ये कि जो हम्बन टोटा है वहाँ बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट्स हैं, और वहाँ पर जो कोविड फैसिलिटीज़ थी वो रिजॉर्ट्स में लोगों को ठहराया गया था, ताकि वो, क्योंकि ग्राउंड और फिर होटल के अंदर है ना, तो रिजॉर्ट्स में इतनी सारी उनके लिए सहूलतें थी, उनके लिए स्विमिंग पूल्स थे, बीच फ्रंट्स थे, तो उन्होंने बड़ा मेन रीजन यही थी। मेन रीजन। अच्छा, अब आप सिंगापुर में कौन सी लीग कराने? सिंगापुर के अंदर जी अभी इंशाल्लाह T10 है वो जी, ये T10 हम करने जा रहे हैं। पहली दफ़ा दुनिया में
एक ऐसी फ्रेंचाइज लीग खेली जाएगी जिसमें एक फ्रेंचाइज के पास 2 टीमें दी जाएंगी इनको खिलाने के लिए, जिसमें से एक मेंस की T10 खेलेगी और एक वुमेन्स की T10 खेलेगी। हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चूंकि हमने लंकन प्रीमियर लीग की बात की, बड़ी ज़बरदस्त की कवरेज भी हुई। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, उन्हें तो पीसीबी अपने पैनल में नहीं रखता, लेकिन वो कमेंट्री के पैनल में शामिल थे। एक छोटा सा आपको पैकेज दिखाते हैं लंकन प्रीमियर लीग के हवाले से। To the opening game. When you talk about pitches here, they've been quality, well suited to this format, consistent bounce. That has gone for 4. That is a sensational victory. जी, लंकन प्रीमियर लीग के हवाले से पैकेज आपने देखा। जवाद गुलाम रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आईपीजी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और ये लीग कराने में इनके कंपनी, इनके ग्रुप ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भी कुछ बातचीत हुई आप लोगों के हवाले से, जो इस लीग के हवाले से, या कोई एहसान मानी साहब भी शरीक थे उस इजलास? जी, मुझे बेसिकली कोई जूम का एक इनका इजलास था एशियन क्रिकेट काउंसिल का। ये शायद जो बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं सौरव गंगुली जी, उससे कुछ दिनों पहले ही बेसिकली एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक जूम का इजलास हुआ था, जिसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल के और एसोसिएट क्रिकेट बोर्ड के काफ़ी मेंबरान ने शिरकत की। इसके हवाले से कोई बात? जी, इसके हवाले से बेसिकली जी लीग्स के हवाले से उन्होंने बात हुई। तो सौरव गंगुली साहब ने कहा कि मैंने बहुत अरसे बाद जो है वो एक मुकम्मल लीग डिलीवर होते हुए देखी, और एहसान मानी साहब ने भी उसको एंडोर्स किया और कहा कि हमने भी देखी, और ये बड़ा एजाज़ की बात है। अच्छी बात है। जी बिल्कुल। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जवाद गुलाम रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक टेस्ट क्रिकेटर को भी ऑनलाइन लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे उनसे भी बात करेंगे इन लीग के हवाले से, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आईपीजी के मैनेजिंग डायरेक्टर जवाद गुलाम रसूल के साथ शो में खुश आमदीद। पहले इनसे एक सवाल करते हैं और फिर उसके बाद हमें वीडियो लिंक पर लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने। अब्दुल रऊफ बड़ी खुल के बात करते हैं, फिर इनसे भी बात करेंगे। लेकिन जवाद साहब ये बता दीजिए कि इस तरह की लीग्स के इनेकाद से लोग कहते हैं इसके मस्बत पहलू भी और मनफी पहलू भी। मस्बत पहलू ये कि खिलाड़ी फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग होते हैं, मनफी पहलू ये कि बुकीज जो है वो अप्रोच करते हैं। तो आपका ये तजुर्बा कैसा रहा ये श्रीलंका में इस तरह की लीग कराने का? अच्छा, देखिए, जहाँ तक माली मामलत बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह कि देखिए हर मुल्क के तमाम खिलाड़ी, जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो डिज़र्व करते हैं कौमी टीम में आने के लिए, बट डेफिनेटली टीम में 11 ही खेलते हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट नहीं होते और फिर उनको मैच प्रैक्टिस नहीं मिलती, वो अपनी क्रिकेट को जारी नहीं रख पाते। और इस तरह से जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो दुनिया भर के गैर मुल्की खिलाड़ियों से खेलने का मौका मिलता है, जिससे उनका खेल निखार पाता है। जहाँ तक आपका सवाल है बुकीज़ के मामले में, देखिए बुकीज़ का ताल्लुक लीग्स या FTP सीरीज़ से या डोमेस्टिक सीरीज़ से नहीं है। बुकीज़ एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और ये अपने तरीके से ऑपरेट करता है। इसका ताल्लुक स्पेसिफिकली किसी सर्टेन लीग या किसी सर्टेन फॉर्मेट से नहीं। सही, चलो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब्दुल रऊफ आपकी तरफ आते हैं। ये बताइए, आप तो श्रीलंका का दौरा भी कर चुके हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ। ये बताइए कि आपके दौर में तो ये लीग नहीं हो रही थी, हालांकि 90s की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। लेकिन ये बताइए कि इस तरह के लीग्स के इनेकाद से खिलाड़ियों को कितना फाइनेंशियल जो बेनिफिट होता है। अब आप देख लें, मोहम्मद आमिर कह रहे हैं मैं लॉन्गर वर्जन नहीं खेलूंगा, तो इससे बेनिफिट, फाइनेंशियल कितना बेनिफिट खिलाड़ियों को होता है, ये उनके फ्यूचर के लिए कितना जो है वो जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये एक सिलसिला है।
इकबाल भी बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस आ गया है कि जितनी भी लीग दुनिया भर में हो रही हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है प्लेयर्स की जो फाइनेंशियल जो प्रोग्रेस हो रही है। और इसमें जो हमारे दौर में था कि लॉन्ग फॉर्मेट में अगर कोई बाज प्लेयर्स, बहुत ही कम प्लेयर्स होते थे जो लॉन्ग फॉर्मेट में कामयाब होते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और वो फिर इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बन जाते थे। और उसमें एक लंबा अरसा जो प्लेयर सक्सेसफुल होते थे, वो जिनकी टेक्निक अच्छी होती थी, वो लंबे अरसे तक फर्स्ट क्लास भी खेलते थे और इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल जाते थे। मगर इसमें एक दूसरी और तीसरी कैटेगरी भी थी प्लेयर्स की जो टैलेंटेड थे, जिनके पास नेचुरल स्ट्रोक्स थे, मगर वो फर्स्ट क्लास में या लंबी क्रिकेट में कामयाब नहीं होते थे। उनके लिए एक बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी इन लीग ने क्रिएट कर दी है कि जहां पर उनका जो कैरियर था वो खत्म हो जाता था, वहीं पे अब इनको एक एक्स्ट्रा एक्सेस मिल गई है और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो काफी हद तक सॉल्व हो गई है। जिस तरह अभी आपने श्रीलंकन प्रीमियर लीग देखी है, बड़े अच्छे तरीके से इसका इनकाद कराया गया। और श्रीलंका में जिस तरह के आप जानते हैं कि जो क्रिकेट श्रीलंका थी वो फिक्सिंग के मामलात में थी, काफी एक साल से फंसी हुई थी, रेपुटेशन खराब हो गई थी। एक ही लीग हुई थी अब्दुल रऊफ पहले इनकी, श्रीलंकन प्रीमियर लीग, जिसके बाद खत्म हो गई थी, अब ये लंकन प्रीमियर लीग हुई है। बिल्कुल, वो उसके बाद से काफी ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही थी, मगर उसके बावजूद इन सर्कमस्टांसेस में वहां पर लीग का इनकाद कराना और साफ और शफाफ तरीके से उसको इनकाद कराना, ये बहुत बड़ी सक्सेस है। और मेरा ख्याल है कि जितना भी इनके ऑर्गेनाइजर हैं उनको ये क्रेडिट जाता है। अच्छा, इनको क्रेडिट तो जाता है, लेकिन ये बताइए कि उस लीग की वजह से वहाँ जो खिलाड़ी खेले, तो अब पाकिस्तान टीम का कल ऐलान होने जा रहा है और कह रहे हैं कि मोइन खान के साहबजादे आजम खान अभी वो T10 लीग भी खेल रहे हैं वहाँ पर अबू धाबी में। कहते हैं कि उनका इंतखाब होगा, शर्जील खान की शायद वापसी हो जाए, आमिर यामीन की वापसी हो जाए, हसन अली आ जाए वापस। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो बात करूंगा कि जो लड़के मेरिट पे हैं उनको ही खिलाना चाहिए। और जो मेरिट सिर्फ एक चीज का नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आजम खान मेरिट पे नहीं आते अब्दुल जाएंगे जी। आजम खान मेरिट पे नहीं आते। देखिए, आपकी फिटनेस भी उस लेवल की होना चाहिए, क्योंकि फिटनेस का एक क्राइटेरिया और एक स्टैंडर्ड सेट किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की जानिब से। जो प्लेयर उस फिटनेस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, मेरा ख्याल है कि उसको सिलेक्शन का हिस्सा बनाना चाहिए और उसको जरूर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अच्छा, और आप पाकिस्तान की विक्ट्री को कैसे देखते हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? जिस तरह हमारे स्पिनर्स ने 14 विकेटें ली, नोमान अली, आप भी तवील अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, क्या इन दोनों ने, नोमान अली और फवाद आलम ने, ये मैसेज नहीं दिया सिलेक्टर्स को जो भी पाकिस्तान क्रिकेट को चलाते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर खिलाड़ी खेलता है 4-5 साल तो फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट की भट्टी में पक कर कुंदन बन जाता है और फिर वो परफॉर्म करता है? हमारे यहाँ नसीम शाह को हम 10 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद ले आए, हारिस रऊफ ने 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, अब्दुल्ला शफीक को 1 फर्स्ट क्लास मैच के बाद ले आए, मूसा खान को चंद फर्स्ट क्लास, हमारे यहाँ तो T20 की परफॉर्मेंस पे ले आए। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? इसमें इकबाल भाई एक चीज ये है कि जो आप कोचिंग या मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, वो उनको बहुत ज्यादा इस चीज का प्रॉब्लम होती है कि जो फर्स्ट क्लास परफॉर्मर होते हैं, जब वो परफॉर्म करेंगे या इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाया जाएगा तो वो उनका नाम नहीं लेंगे, इसलिए वो उनको निगलेक्ट करते हैं और जो अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग पर जो अपने फेवरेट्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं कि मैंने इसको चूज किया, मैंने इसको पिक किया, मेरी आई साइड थी और मैंने इसको टीम में खिलाया। तो इस चीज ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा डैमेज किया। जिस तरह के ये पीछे 3-4 सीरीज थी, उसमें जितने भी लड़के लाइकिंग डिसलाइकिंग पर ये मैनेजमेंट साथ लेकर गई है, उनका एक कंप्लीट फेलियर हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वापस परफॉर्मेंस पर आना पड़ा। जिस तरह फवाद आलम को चांस दिया तो उसने सेंचुरी की, और नमान अली को खिलाया तो उसने विकेट लेकर पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवा दिया। तो मेरा ख्याल है कि कंप्लीट फेलियर है पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उसका। ठीक है, जवाद गुलाम रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएंगे ये लंकन प्रीमियर लीग के मैचेस ये इंग्लैंड में भी दिखाए गए, मतलब पाकिस्तान स्काई स्पोर्ट्स पर, अभी स्काई स्पोर्ट्स से पीसीबी ने भी मुआहदा किया है, पीसीबी भी दिखा रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? देखिए, उसका इम्पैक्ट हुआ क्योंकि हमने इस चीज़ को समझ लिया था कि जो लीग्स होती हैं ये कमर्शियल क्रिकेट है, और कमर्शियल क्रिकेट के अंदर जो है वो आपको स्पॉन्सरशिप्स या आई बॉल्स की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए हमने पहले साल से इसको इंटरनेशनल पोजीशन किया। पीएसएल ने कुछ साल लगाए और उन्होंने बेसिकली इसको एज अ लोकल पाकिस्तान सुपर लीग के तौर पे पोजीशन किया, और उन्होंने इंटरनेशनल तौर पे इसकी ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दी। बहुत खुशाइंद है कि एलपीएल में
के बाद जो है वो सोनी के साथ भी उन्होंने मुआहदा किया 3 साल का, और उन्होंने स्काई के साथ भी किया, और वेलो और दूसरे नेटवर्क्स पे लेके गए, जो कि बेसिकली बहुत अच्छी बात है, इससे फ़ायदा होगा। इससे पाकिस्तान और ये साउथ अफ्रीका पाकिस्तान सीरीज का भी इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अब्दुल रऊफ कैसे देखते हैं, क्योंकि मैचेस जो है वो अब स्काई पे भी दिखाए जा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर कोई जो अच्छा काम होता है उसको तो कम से कम हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अब जो काम होने जा रहा है वो बाबर हामिद साहब जो हैं उन्होंने शोएब नबी साहब की छुट्टी करा दी, अब वो PSL के करता धरता बन गए हैं। लोग कहते हैं उन्होंने नेक्सस बनाया हुआ है सलमान नसीर साहब के साथ मिलकर, और बाबर आजम की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। कैसे देखते हैं PSL पे, क्या फिर करोड़ों रुपए की ओपनिंग सेरेमनी होगी जैसे पिछली दफा हुई थी? देखिए, जिस तरह के लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की जानिब से, जिस तरह की ओपनिंग सेरेमनी करवाई गई है, और इतना बड़ा इवेंट जो पाकिस्तान में आपकी जो इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हमारी स्पोर्टिंग फोर्सेस ने, और पाकिस्तान को एक फ्री एरिया बनाया और क्रिकेट के लिए दोबारा क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल कराई हैं, वहाँ पर आप अगर इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए और आपको वेल फोकस्ड होना चाहिए। आपके पास कॉम्पिटेंट लोगों की एक टीम होनी चाहिए जो कि उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे, ना कि आप जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या टीम के साथ सिफारशी भर्तियां कर रहे हैं और लाइकिंग डिसलाइकिंग पर लोगों को भर्तियां कर रहे हैं, उसी तरीके से आप अपने दोस्त यार उस लीग में भी ओबलाइज कर रहे हैं, और उसको पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आने वाले वक्त। बाबर आमिद साहब तो डांस भी बड़ा अच्छा करते हैं, मैंने उन्हें देखा था नवंबर में पिछले साल वहाँ जब फैसलाबाद में टूर्नामेंट हो रहा था, तो वो अब उन पर क्या मैं बात करूँ, लेकिन उनको हम दावत देंगे फ़ोन लाइन पर आए, वजाहत करें, और वो डायरेक्टर कमर्शियल हैं PCB के। एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जवाद गुलाम रसूल साहब मैनेजिंग डायरेक्टर है IPG ग्रुप के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और अब्दुल रऊफ हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं IPG के मैनेजिंग डायरेक्टर जवाद गुलाम रसूल, और हमें वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने। तो हम पहले चलते हैं अब्दुल रऊफ की जानिब। अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान की इस विक्ट्री को आप कैसे देखते हैं? हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, पहले दिन 14 विकेटें गिरी, और नेशनल स्टेडियम की तारीख में ये दूसरा मौका था जब पहले दिन 14 विकेटें गिरी। आपको याद होगा इरफान पठान ने 2006 में हैट्रिक की थी। कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इस कामयाबी को, और रावलपिंडी की पिच को? आप इतने अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, कैसे देखते हैं आप? इकबाल भाई, अगर तो आप न्यूट्रल एक तजिया करें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वक्ती तौर पर ज़रूर एक जो अपनी एक मुसलसल पे दर पे शिकस्तें उनको हो रही थी पीछे न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, उनका तो वक्ती तौर पर बंद बांधने में कामयाब हो चुका है। और मगर अगर इसको एक लॉन्ग इसमें देखें तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो पिच तैयार करवाई गई थी इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान ने, वो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच किसी सूरत भी आप उसको नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो शुक्र करें वो टॉस जीत गए थे। अगर हम टॉस जीतते तो हम भी पहले ही बैटिंग करते। जी बिल्कुल। और अगर आपने इतनी बड़ी पाकिस्तान टीम के साथ मैनेजमेंट लगाई हुई है, उसके बाद जितने भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के टॉप के कोचेज हैं वो सब आपने साथ लगाए हुए हैं, और उसके बावजूद अगर आपको एक टेस्ट मैच जीतने के लिए और शिकस्त का तसलसल तोड़ने के लिए आपको इस तरह की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से लोग पिचें तैयार करवा कर आपको उसके आगे बंद बांधना पड़ता है, तो फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरा ख्याल है कि एक लम्हा फिक्री है। जवाद गुलाम रसूल साहब, अब हम जो लीग्स की हमने बात की, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ना प्रोडक्शन। पहले तो एक टावर स्पोर्ट्स आई थी, वो चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई, उसकी बिड भी बहुत ज़्यादा थी और वो नहीं सेलेक्ट हो सकी। कैसे देख रहे हैं अब आप, क्या पाकिस्तान को अपने लोग जो हैं वो प्रोडक्शन में लेकर आने चाहिए ताकि वो मन जाएं? हम गैर मुल्की आते हैं, पहले तो भारतीय आ रहे थे, वाघा बॉर्डर से टावर स्पोर्ट्स वाले लोग गए, कोविड हो गया, क्या क्या मसाइल थे, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें बड़ा सिंपल है कि जो दो चीज़ें हैं, एक आपकी ह्यूमन रिसोर्स और एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे, ह्यूमन रिसोर्स में हम पीछे नहीं है।
आप किसी भी हिसाब से आज आप हमारे प्रेजेंटर्स देख लें, हमारे कमेंटेटर्स देख लें, आज हमारे क्रिकेट ऑपरेशंस के लोग देख लें, इन्हीं जगहों से तैयार होकर आज वो इंटरनेशनल मार्केट में लोहा मनवा रहे हैं। वो कैसे लोहा मनवाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है। अब हमने लंकन प्रीमियर लीग में, ये पीसीबी का काम तो नहीं ना कि वो सिखाए? नहीं, ये पीसीबी का ही काम है, बिकॉज पीसीबी जब क्रिकेट एकेडमी बनाती है तो उसी को अपनी एक ऐसी एकेडमी भी बनानी चाहिए जिसके अंदर वो आने वाली नौजवान नस्ल को क्रिकेट प्रोडक्शन, क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग, इन तमाम चीज़ों के उसलूब सिखाए। तो वहाँ सीख के वो कहीं और चले जाए तो फिर नहीं, को क्या बात फायदा है कि होगा? जब आप किसी को कुछ देते हैं तो वो आपको वापस लौटाता है। आज अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, जिस दिन पीसीबी बुलाएगा, जिस दिन पीसीबी से कहेगा पाकिस्तान के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम जरूर करेंगे। आपने बिड की थी अब की इस दफा? जी नहीं की थी। चलें अब्दुल रऊफ, आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं कि शादाब, अब जो टीम अनाउंस होने जा रही है, शादाब खान तो नहीं, आप समझते हैं कि जाहिद महमूद को अब सेलेक्ट करना चाहिए जो दादू के राइट आर्म लेग स्पिनर हैं? खिपरों में पैदा होने वाले 34 साल नुमान अली ने तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, सिंध का नाम रोशन किया। आप जाहिद महमूद का सिलेक्शन देखते हैं कि नहीं देखते? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम पाकिस्तान चेंजिंग करेगा इस टेस्ट मैच में, क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक विक्ट्री मिली है और उसके बाद मेरा ख्याल है कि ज़्यादा टीम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और इसी में मेरा ख्याल है कि जो जाहिद महमूद है उनका एक दफ़ा फिर चांस मिस हो जाएगा। इसलिए हम कहते थे कि जो पास आपके पास जिम्बाब्वे की टीम आई हुई थी पाकिस्तान, आपके पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि जितने भी टॉप के परफॉर्मर थे, T20 की बात कर रहा हूँ अब्दुल रऊफ, T20 के लिए जाहिद महमूद को रखा जाएगा जो टीम अनाउंस हो रही है कल? देखिए, अभी तो मेरा ख्याल है कि इनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो उस्मान कादर होगा, क्योंकि उसी को इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 खिलाया था और उसने परफॉर्म भी बेहतर किया था। पक्के दोस्त भी है बाबर आजम के साथ खेल। ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा चलती हैं और इसी की वजह से उनको एडवांटेज हुआ और वो इसकी 2 साल की पिछली इंतहाई बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद जाहिद महमूद की उनकी सिलेक्शन हुई और उनका इंटरनेशनल डेब्यू जाहिद महमूद से पहले हो चुका है। अब आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका T20 सीरीज को? उसके बाद PSL हो रही है, क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल हो गई, कैसे देखते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट आई है ये बहुत अल्लाह का एहसान है और ये बहुत अच्छा काम पीसीबी ने किया है। बट मैं ये समझता हूँ कि वेइंग फॉरवर्ड आपको अपने क्रिकेटर्स को क्रिकेट देनी है और उसके लिए सबसे ज़्यादा क्रिकेट आप उनको अपने मुल्क में दे सकते हैं। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो आप लेकर चल रहे हैं वो बेसिकली सीजन है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में और लीग्स होनी चाहिए। आप अब्दुल रऊफ कैसे देखते हैं डोमेस्टिक आप खेलें, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की इन्होंने बात की, हमने क्रिकेट को 200-250 क्रिकेटर्स तक महदूद कर दिया है, टीमें 6 हैं, अभी तक एसोसिएशंस के ऑफिशियल का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, 2019 में सितंबर में ये सब चीज़ें हुई थी, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? देखिए, लास्ट ईयर इन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया आइन तैयार किया था और अभी तक 1 साल गुजरने के बावजूद भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन इनसे नहीं हो सकी। उसके बाद जो इन्होंने क्लब क्रिकेट के लिए एक नया आइन बनाया था उससे किसी सूरत भी ये पूरा नहीं उतर सके और उस पर इनको दोबारा एक यू टर्न लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो रीजनल सिस्टम इन्होंने खत्म किया तो उसके मुकाबले में जो 6 रुकनी प्रोविंशियल टीमें बनाई हैं उसका भी एक टोटल एक फेलियर है। और इसके अलावा डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खत्म करने से आपकी एक बहुत बड़ी तादाद नौजवान लड़के हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि एक ओवरऑल रिवाइव करने की जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ। और अब्दुल रऊफ कह रहे थे कि वो अभी तक आइन नहीं बना, जो लीगल एडवाइजर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए सलमान नसीर साहब, तो उनकी तवज्जो तो इधर आ गई, आइन की तरफ किधर तवज्जो देंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद गुलाम रसूल साहब, अब्दुल रऊफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।